हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन कुछ बच्चों का बार बार मैसेज आ रहे थे किसी प्रश्न को लेकर कि सर इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये प्रश्न है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का प्रश्न है कि एक स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ ए tank containing water of a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है N इक्वल टू 1.33। इसी को हिंदी मीडियम में कि जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा हुआ है। कोई छोटा बल्ब रखा हुआ है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है और जल का अपवर्तनांक दिया कितना 1.33। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मैं छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे मान लीजिए कि यह एक टैंक है। क्या है? यह एक टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर या कोई भी लिक्विड हो सकता है। केवल वाटर ही नहीं, क्वेश्चन में कोई भी लिक्विड हो सकता है। क्वेश्चन में कई सारे कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी द्रव है, कोई लिक्विड है, यहां पर एक बल्ब रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? एक बल्ब रखा हुआ है। ये बल्ब जल रहा है आपका, ये बल्ब जल रहा है। तो कह रहा है कि अगर ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब इसके पेदी पर इसके तल पे जल रहा है और ऊपर से कोई ऑब्जर्वर है, चाहे आप ही मान लो ऊपर से आप देख रहे हो, तो कह रहा है कि ये बल्ब जो है क्या इसके पूरे एरिया में दिखेगा या कुछ क्षेत्र में ही दिखेगा, कहां दिखेगा, यही हमें फाइंड करनी है इसमें। तो अब आप एक चीज देखिए, इससे क्या है, मान लीजिए कि ये जो है इसकी जो गहराई है यानी जो इसका डेप्थ है, मान लीजिए कितना है h। क्वेश्चन में मान लीजिए कितना दिया है 80, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि इसकी गहराई कितनी है h है। ठीक है। अब मान लो कि यहां से लाइट की रेज एक जाएगी ऐसे, जहां जाएगी वहां स्ट्राइक करेगी और एक नॉर्मल ड्रा करोगे आप। यह आपका डेंसर मीडियम है यानी सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है। तो लाइट की रेज क्या होगी? बाहर की तरफ ऐसे बेंड होगी। अगर अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये डेंसर मीडिया की तरफ जाएगी यानी इसका मतलब है कि यहां तक का ये एरिया तो दिखेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे यह आई, यह क्या हो गया आपका इंसिडेंट एंगल आई। आई जब सी से छोटा है, आई जब सी से छोटा है तो ये एरिया दिखेगा इसको। आई सी से छोटा है मतलब ये लाइट की रेज बाहर की तरफ निकलेगी। जब बाहर की तरफ निकलेगी तो वो इसको दिखेगा। सी मतलब क्रांति कोण। आप पढ़े होंगे कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं, सघन से विरल माध्यम में जाते हैं, तो जब विरल माध्यम में कोण 90 यानी क्या होता है, ये 45 अंश हो जाए। आई का मान कितना हो जाए? 45 अंश। तो वो क्रिटिकल एंगल सी के बराबर हो जाता है और फिर वो लाइट की रेज बाहर नहीं जाती है। जैसे अगर ये मान लीजिए कि लाइट की रेज फिर यहां से गई और यहां आके स्ट्राइक की और यह किसके इक्वल हो गया? सी के। किसके इक्वल हो गया? सी के। सी मतलब 45 अंश, सी मतलब 45 डिग्री जब हो जाती है तो ये लाइट की रेज बाहर न जाके बल्कि यहीं पे एक क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण के रूप में पढ़ोगे, ये बाहर निकल जाती है। अब इससे जब सी से बड़ा जब करेंगे, अब इस लाइट की रेज को मान लो अगर यहां लाके स्ट्राइक करो और यहां नॉर्मल आप ड्रा करिए, जैसे ही यह सी से बड़ा होता है वैसे ही यह अपने ही मीडियम में परावर्तित हो जाती है यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इसका मतलब यह है कि ये लाइट की रेज जो यहाँ इंसिडेंट कर रही है, ध्यान दीजिए तीनों, तो यहां तक तो लाइट की रेज बाहर वाले को दिख रहा है, लेकिन जैसे इधर आप जा रहे हो लाइट की रेज बाहर वाले को दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इस बल्ब से इस साइड में जो एरिया होगी ये होगी, यहां तक दिखेगा उसको। ऐसे ही इधर भी जब आओगे तो ये कहां तक दिखेगा उसको? जहां तक सी है, सी से जब अधिक आप करोगे तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये सी तक इसको दिखेगा। कहां तक दिखेगा? सी तक। इसका मतलब ये है कि यह जो टोटल एरिया है, यह जो टोटल एरिया है,
इस बल्ब के द्वारा केवल यही एरिया उसको दिखेगा। किसी ऑब्जर्वर को बाहर अगर खड़ा है और इसके पेंदी पर अगर लाइट की रेज जल रही है, कोई बल्ब जल रहा है, तो ऊपर सिर्फ इतना ही एरिया उसको दिखेगा। अब एक चीज देखो, जब यह बन रहा है ऊपर की तरफ ना, तो ऐसे बन रहा है, किसकी तरह, कोन की तरह, किसकी तरह, कोन की तरह। और कोन का जो ऊपरी सरफेस होता है वो कैसा होता है, सर्किल होता है, यानी जो ऊपर जो कोन, यानी ये कोन की तरह बनता है ऐसे। और कोन का जो ऊपरी सतह होती है, यानी ऊपरी जो सरफेस होती है, वो हमेशा सर्किल की तरह होती है। किस तरह होता है, सर्किल की तरह होता है, यानी वृत्त की तरह होता है। कैसा होता है, सर्किल की तरह और वृत्त की तरह होती है। अब इसकी हाइट h है और ये आप मान लो क्या है, इसकी रेडियस r है। मान लीजिए रेडियस क्या है, r है, और इसकी हाइट कितनी है, h है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब यह c है, जब यह c है, तो a भी क्या होगा, a भी आपका c है। ऐसे यहां पे जब ये c है तो ये भी क्या होगा, ce होगा। अब यहां पे एक चीज देखो, ये मान लो o, इसको मान लो आप m, इस पॉइंट को मान लीजिए a। तो अगर आप इसमें देखो ट्राइंगल OMA, ट्राइंगल OMA, ट्राइंगल OMA में MA आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, MO क्या हो गया, बेस, और AO क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस। तो अगर ये H है और R है, तो AO की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, AO की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर से आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ए तो AO की वैल्यू निकल गई, यानी इसका मतलब या इसकी वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू ये निकल गई। बाकी जब ये क्रिटिकल एंगल है C, तो साइन C इक्वल टू आप पढ़े हैं 1/n। क्या पढ़े हैं, साइन C इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पे साइन C, यानी इसकी एंगल जब आप निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताइए, R, और हाइपोटेनियस क्या है, क्या निकाले हो आप, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 1/n। अब यहां पे इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, NR इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, या दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या लिखोगे, N स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। या इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, N स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। या R स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा तो क्या बच गया, R स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहां बच गया N स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू H स्क्वायर। या H इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ गई, R अंडर रूट N स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के द्वारा अगर क्वेश्चन कई प्रकार के पूछता है, अगर एरिया दे दिया हो, हाइट पूछता है तो भी आप इससे निकाल देंगे। R दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे दिया है, h दे दिया, r दे दिया है, तो h की वैल्यू निकाल लेंगे, h दिया n दिया है तो r की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब r की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे तो r ये रेडियस मिल गया, और यही क्या कहलाता है इसका, क्योंकि ये रेडियस किसका है, सर्किल का। तो अगर इसकी एरिया निकालनी है तो a इक्वल टू क्या लिख दोगे, पाई r स्क्वायर। क्या हो गया, a इक्वल टू पाई r स्क्वायर, यानी इससे r की वैल्यू भी निकाल सकते हो। r इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इससे आप r की वैल्यू भी लिख सकते हो h अपान अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। तो यह डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन नीट वगैरह में भी डायरेक्ट इसी फार्मूले पे पूछ दिया है। तो इस फार्मूले से, यानी इस तरह का अगर कहीं दिया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बल्ब ही नहीं मछली भी दे सकता है कि किसी नदी में किसी बॉटम पे h गहराई पर कोई मछली है, वो बाहर कितनी बड़ा दुनिया देख सकता है, तो उससे आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला हो गया h इक्वल टू r n स्क्वायर माइनस 1। अब इस बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो तो देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, h इक्वल टू दे दिया है आपका 80 सेंटीमीटर, और n की वैल्यू दिया 1.33, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4/33। हमको क्या फाइंड करनी है, एरिया। तो एरिया के लिए अगर r की वैल्यू अगर आप निकाल लो तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, h की वैल्यू क्या हो गई 80, r की वैल्यू हमको नहीं पता है, n की वैल्यू कितनी है बताओ, 4/3 का
स्क्वायर माइनस 1, या इसी को क्या लिख सकते हो 80 अपॉन आर अंडर रूट 4 4 16 अपॉन 9, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन 9। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हो r इक्वल टू 80 इंटू 3 अपॉन अंडर रूट 7, या r इक्वल टू लिख सकते हैं 240 अपॉन रूट 7 की वैल्यू क्या होती है 2.64, या r इक्वल टू इसी लिख सकते हैं जब सॉल्व करोगे तो आएगी वैल्यू 90.74 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 0.907 मीटर, या r की वैल्यू निकल गई, किसकी निकल गई r की। और हमें निकालना क्या है कि ये कितना एरिया देखता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर चाहे तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, यानी r की जब वैल्यू निकल गई तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हो, a इक्वल टू क्या होती है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यह एक कोण बनता है और कोण के ऊपर क्या बनता है जो सरफेस होता है वो कैसा होता है वृत्त होता है, तो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या a इक्वल टू लिख सकते हो 3.14 इंटू 0.907 का स्क्वायर, या a इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ऐसे ही अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, निश्चित तौर पे मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराएं, क्योंकि यह नया चैनल है, निश्चित तौर पे ये चैनल आप सभी के लिए ही समर्पित रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, काफी अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टेड क्वेश्चन जो तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को लेकर फिर मिलते हैं कल आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।